हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता, गहरी सांस्कृतिक जड़ों और समृद्ध इतिहास ने अनोखी पहचान दी है। यह वही भूमि है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। यह वही धरती है जहां की बर्फ से ढकी चोटियां जैसे सगरमाथा, माउंट एवरेस्ट मानव साहस और जिज्ञासा की अंतिम परीक्षा लेती हैं। नेपाल केवल भूगोल से खास नहीं है, बल्कि इसकी पहचान संघर्ष और बदलाव से भी है। यहाँ की कहानी है छोटे छोटे राज्यों से एकीकृत राष्ट्र बनने की, राणा शासकों के कठोर शासन से लोकतंत्र की ओर बढ़ने की और अंततः राजतंत्र से गणराज्य बनने की। आज का नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी राजनीति कई उतार चढ़ावों से गुजर रही है। यहाँ के लोग अब भी स्थिर सरकार और मजबूत अर्थव्यवस्था की तलाश में हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। फिर भी नेपाल अपनी संस्कृति, परंपराओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। आइए आज हम नेपाल के इतिहास की यात्रा करें, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राजनीतिक घटनाओं तक, और समझें कि कैसे इस राष्ट्र ने हर संघर्ष को झेलकर अपनी पहचान कायम रखी। भारत और तिब्बत के बीच स्थित इस क्षेत्र की प्राचीनता बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में यहाँ विभिन्न जनजातियां व छोटे छोटे राजतंत्र मौजूद थे। नेपाल की एक उल्लेखनीय विरासत है लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इस क्षेत्र में बुद्धिज्म व हिंदू धर्म दोनों का प्रभाव मिला जुला रहा। लिच्छवी काल लगभग 400 से 750 ईस्वी। इस समय नेपाल में लिच्छवी वंश की सरकार थी, जिसने कला, स्थापत्य और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। निर्मोही बुद्ध और हिंदू मंदिरों का निर्माण, शिलालेखों की स्थापना आदि इस युग की खास विशेषताएं हैं। मल्ल वंश और मध्यकालीन नेपाल। इसके बाद मल्ल वंश ने गढ़वाल, काठमांडू घाटी आदि क्षेत्रों पर शासन किया। इस दौरान कला, स्थापत्य, संस्कृति व भाषा में विकास हुआ। नेपाल लिपि, अलग अलग लेखन लिपियां जैसे प्राचालित, रंजन, भुजमोल आदि ने भी इस समय महत्व पकड़ा। गोरखाएकीकरण पृथ्वी नारायण शाह। 1769 में पृथ्वी नारायण शाह ने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर नेपाल को एकीकृत किया। इस एकीकरण ने राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव किया। गोरखा शासन के बाद नेपाल में राणा परिवार ने सत्ता संभाली। इस अवधि में राणा शासन ने कई सुधारों के बजाय केंद्रीकरण किया और नेपाल लिपि तथा स्थानीय भाषाओं और लिपियों का प्रयोग कम किया गया। देवनागरी लिपि को अधिक प्रोत्साहन मिला। लोकतंत्र की ओर बढ़ा। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन राजनीतिक स्थिरता नहीं बनी रही। कई मोड़ आए, जैसे कि राजशाही की वापसी, तानाशाही उपाय आदि। माओवादी विद्रोह और गणराज्य की स्थापना। 1996 में माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने लगभग 10 साल तक नेपाल को प्रभावित किया। इस संघर्ष के बाद जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिलकर राजा की सत्ता को खत्म किया और 2008 में नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नवीन संविधान और वर्तमान समय। 2015 में नया संविधान लागू हुआ। नेपाल अब संघीय व्यवस्था के अनुसार विभिन्न राज्य प्रदेशों में विभाजित है। राजनीतिक अस्थिरता तो बनी हुई है, कई सरकारें बनी और गिरी, लेकिन अब लोकतंत्र की नींव मजबूत होती दिख रही है। संस्कृति, भाषा और लिपि। नेपाल की संस्कृति विविध है। हिंदू बुद्धिस्ट परंपराएं, विभिन्न जनजातियों की बोलियां, कला व स्थापत्य। नेपाल लिपि जैसे प्राचीन लेखन शैलियां, रंजना, भुजमोल प्रचलित आदि पुनरुज्जीवित हो रही हैं। स्थानीय लोग और संस्थाएं इन लिपियों को सिखा रही हैं और संरक्षण कर रही हैं। वर्तमान स्थिति सितंबर 2025। राजनीतिक अस्थिरता।
हाल ही में जेन जेड नामक युवा आंदोलन ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर व्यापक विरोध शुरू किया। विरोधों की तीव्रता बढ़ती गई, पारदर्शिता, जवाबदेही और राजनीति में बदलाव की मांगे उठी। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद संसद को भंग कर दिया गया है और मार्च 2026 में नए चुनाव कराने का हुआ है। देश ने पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को नियुक्त किया। सामाजिक मुद्दे और आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और युवाओं की निराशा मुख्य कारण बने हैं। नेपो किड्स जैसे सोशल मीडिया कैंपेन ने राजनीतिक परिवारों के बच्चों की भव्य जीवन शैली को निशाना बनाया है। आर्थिक विकास धीमा है, वित्तीय अस्थिरता, नौकरियों की कमी और सरकारी सेवाओं की उम्मीदों पर आंख में गिरावट महसूस हो रही है। पर्यटन, जो नेपाल की एक बड़ी इनकम सोर्स है, प्रभावित हो रहा है क्योंकि विरोध और अस्थिरता से देश की छवि और आवागम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। भारत चीन के संबंध और भू राजनीति। नेपाल की पारंपरिक नीति रही है कि वह अपने दो बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखे। लेकिन हाल ही में के.पी. शर्मा ओली सरकार के चीन प्रवृत्ति रुख ने भारत के साथ संबंधों में कुछ तनाव पैदा किया। उदाहरण के लिए, ओली ने चीन में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं बढ़ाने की कोशिश की और पहला विदेशी दौरा भी चीन को ही किया। भारत की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। कुछ घटनाओं में नई सरकार से उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि वह स्थिरता लाएगी और पारंपरिक मित्रता को बनाए रखेगी। नेपाल ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क को भी अहम माना है और चीन पाकिस्तान के संभव नए संघ के प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी है। नेपाल की कहानी सिर्फ एक देश के इतिहास की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य और बदलाव की जीवंत दास्तान है। यहाँ छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ, राजाओं और राणा शासकों का दौर आया और गया, लोकतंत्र के लिए लंबा संघर्ष हुआ और अंततः जनता ने अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए गणराज्य की नींव रखी। आज का नेपाल अपनी प्राचीन परंपराओं, बुद्ध का जन्मस्थान, हिमालय की पवित्र चोटियां, कला और स्थापत्य की विरासत को संभाले हुए है। साथ ही यह आधुनिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के इतिहास में यह साफ दिखता है कि हर बार संकट आया, चाहे वह राजनीतिक अस्थिरता हो, विदेशी दबाव हो या प्राकृतिक आपदाएं, नेपाली जनता ने कभी हार नहीं मानी। उनकी एकजुटता, मेहनत और संस्कृति के प्रति गर्व ने हर मुश्किल समय में उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। आज भी चुनौतियां हैं, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और पड़ोसी देशों का दबाव। लेकिन यही चुनौतियां नेपाल को और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है। जो राष्ट्र अपने अतीत से सीखता है, वही भविष्य गढ़ सकता है। नेपाल की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान हमारे संघर्ष और उपलब्धियों से बनती है।